सिर्फ औरतों से भरा ससुराल। मोहित बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा? दादी आप भी ना। लगता है तू मेरी बात नहीं सुनेगा। उर्मिला, जानकी, उषा, अरे देख ले, अपने बेटे को सुन नहीं रहा। बड़ी सास की आवाज सुनते ही घर की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मोहित, तुझे माँ जी बोल रही है ना कि कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? बुआ, मम्मी, बड़ी दादी, छोटी दादी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने दीजिए। और मैंने आपको बताया था ना, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और अब से मैं जॉब पर भी जाऊंगा। बेटा, जॉब पर जाकर क्या करेगा? देख, हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तू कहीं जाकर क्या करेगा? और तुझे अब कुछ करना है तो वो है शादी। बड़ी मुश्किल से एक लड़की के घर वालों को ढूंढा है। समझ नहीं आता, आप मुझे घर में बांध कर कब से रखोगे? स्कूल भी मैंने ओपन से किया है, रेगुलर स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ जो हुआ, जिस वजह से आप मुझे भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। मैं अपने पापा, दादा, फूफा, चाचा की तरह नहीं हूँ जो चला जाऊंगा। पर यह भी जानता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए और घर में भी पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस घर का इकलौता मर्द हूँ, कमाना तो होगा ही मुझे। हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। शादी करूंगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी कि औरतों से भरा ससुराल है। मेरी भी तो एक इमेज होनी चाहिए किसी के सामने। ये सुनकर सब परेशान होकर आंखें नीचे कर लेते हैं। तभी व्हील चेयर चलाकर सोमवती पोते के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। अच्छा ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना हम सब तुझ पर दबाव बना कर रखते हैं, तो अब शादी के बाद देखियो कौन ज्यादा दबाव बनाता है। आप भी ना दादी। चलो चलो, अब अपने अपने काम में लग जाओ। अब मैं भी वीणा बजा लूं अपनी। ओ हो हाँ हाँ ओ हो, कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। वाह बड़ी दादी, बुआ, आप दोनों सच में बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और वीणा भी बजाती हैं। एकदम मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हमारी भी बेटा। दीदी, आज हमें उनके घर पर रिश्ता लेकर जाना है। मोहित बेटा, तैयार हो जा। ठीक है माँ। फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं। लड़की वालों के घर पहुंचकर उनसे ढेर सारी बात करते हैं। तभी लड़की की माँ कहती है, जी आपके घर से 3-4 औरतें आई हैं, एक भी पापा, ताऊजी या कोई मर्द नहीं आया, ऐसा क्यों? आपको तो पता है घर में मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है। औरतों को ही काम देखना पड़ता है, इसीलिए हम सब आए हैं। वैसे भी हमारे पतियों को अकल कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो सब तो काम में बिजी रहते हैं, तो हम आए हैं। ये भी सही है। वैसे हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, काम भी अच्छा खासा है उनका, अकाउंटेंट का। तो हमें किसी भी बात से ऐतराज नहीं है, रिश्ता पक्का करते हैं। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया, मुंह मीठा कीजिए सब। फिर कविता की बेटी शिप्रा का रिश्ता मोहित से तय हो जाता है। झटके से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और घर की सारी औरतें बहू का गृह प्रवेश करती हैं। घर में एक भी मर्द को न देखकर शिप्रा दंग रह जाती है। आखिर क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका ससुराल सिर्फ औरतों से भरा हुआ है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, आप सबके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब दादाजी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये सब कहाँ हैं? अरे बहू तो ससुराल में आते ही किन बातों में घुस गई। अरे वैसे भी ये रीति रिवाज तो हम औरतों को ही निभानी होती, मर्द लोगों को कहाँ पता होता है ये सब। बातों में टालकर ससुराल वाली औरतें बहू को अगली रस्म के लिए ले जाती हैं। अब सब शादी की चीजों को संभालते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। वो खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लाती है तो सारी औरतें बैठी होती हैं। अरे माँ जी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी, वो सब कहाँ हैं? आप सब औरतें यहाँ पर बैठ गई हैं, वो कहाँ बैठेंगे? जरा उनको भी तो बुला दो। अब मेरे हाथ की पहली रसोई का खाना नहीं खाएंगे क्या? बहू, हम अब तुझे और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात यह है कि तेरे ससुराल में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई भी नहीं है। ये सुनते ही शिप्रा को धक्का सा लगता है। फिर घर के मर्दों की सच्चाई बताई जाती है। मोहित को अजीब सा महसूस होता है और वो खाने पर से चला जाता है। रसोई में बर्तन साफ करते वक्त शिप्रा, मुझे नहीं पता था मैं कैसे ससुराल में जा रही हूँ जो सिर्फ औरतों से भरा है। पता नहीं अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। मैंने तो खूब सुना है एक सास बहू पर भारी होती है, और यहाँ पर तो बड़ी सास, बुआ, छोटी सास, मौसी सास, चाची सास, पता नहीं कौन कौन सी है। मेरा क्या हाल करेंगे? अगर पापा जी, चाचा जी होते तो थोड़ा संभल कर तो रहते ही लोग। बर्तन साफ करियो, घर में और भी काम है, जरा उधर भी देख लो।
हाँ, बस यही रह गया था। वक्त गुजरता है, घर की अलग अलग औरतें बहू को अलग अलग काम बताती हैं। उन सब का काम करते करते वो थक जाती है और चिढ़ने लगती है। वहीं घर में मोहित को भी घर की सारी औरतों का कहना मानना पड़ता था। शाम के वक्त, क्या है तुम्हारी बड़ी दादी, छोटी दादी, बुआ, चाची, बहन, सबसे मैं परेशान हो चुकी हूँ। कोई मुझे नहीं समझता है। इस औरत से भरे ससुराल में मैं तंग आ चुकी हूँ। एक बहू कितना काम करेगी, कितनों की सुनेगी। खुद तो अपने नाच गाने, पापड़ अचार, एनजीओ के काम में बिजी रहती हूँ और मैं घर के काम देखूं? नहीं, अब मैं और नहीं रह सकती। तुम्हें भी घर से बाहर जाने नहीं देते। मेरे घर के बारे में जानती नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं इकलौता हूँ, इसलिए फिक्र रहती है कि मैं कहीं चला न जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मोहित घर से बाहर जाता है, तब पड़ोसी लोग, ओहो, बड़े दिनों बाद दिखे मोहित। चलो अच्छा है। वैसे कैसा लगता है तुम्हें औरतों से भरे घर में? अच्छा, अपने हाथ दिखाओ। हाँ, जरा अपने हाथ दिखाओ। कहीं घर में बैठकर लुगाइयों की तरह चूड़ी तो नहीं पहनने लग गए? अरे बस करो तुम लोग, बहुत हो गया तुम्हारी। कोई हैसियत नहीं है मेरे घर की औरतों के सामने। बिल्कुल सही बोला बेटा तूने। अरे तुम दोनों तो रोज जुआ खेलते हो ना, और पैसे भी हार जाते हो, लेकिन मेरे घर की औरतें पापड़ का अचार का बिजनेस करती हैं, अपने दम पर वीणा बजाकर मधुर ध्वनि में कार्यक्रम करती हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जानते हैं हमें, सिलाई से लेकर पेंटिंग तक के लिए। लोग हमारे दरवाजे पर रहते हैं। तुम निकम्मे मर्द क्या करते हो? आज के बाद मेरे बेटे को कुछ कह मत देना, जाओ यहाँ से। पड़ोसी को सुनाकर जानकी अपने बेटे को घर में ले आती है। ये सब खिड़की से शिप्रा भी देख लेती है। घर पर रहते रहते उसे अपने ससुराल की औरतों की कामयाबी भी पता चलती है कि बड़ी दादी व्हील चेयर पर भी वीणा बजाती है, उनके साथ संगीत गाने बुआ जाती है। छोटी दादी और सास का अचार का बिजनेस है। चाची सिलाई के लिए मशहूर है। नंद इटालियन पेंटिंग करती है। इमोजी का काम करके आसपास के लोग या गांव के लोगों की मदद करती है। एक दिन, बड़ी दादी ये सूप पी लीजिए, इसके बाद आपको कार्यक्रम में भी जाना है। हाँ बहू, देख हम सब तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अकेले घर के काम करके परेशान नहीं हो जाती है। अगर तू भी अपना कोई काम करना चाहती है या तेरा कोई सपना है तो हम तेरी मदद करेंगे तेरा सपना पूरा करने में। सच में दादी, मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ? हाँ बहू बिल्कुल, हम सब तेरे साथ हैं। बता तुझे क्या करना है। अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया। उन्होंने मेरी शादी कर दी, बोला कि क्या करेगी डॉक्टर बनकर, ससुराल में चूल्हा चौका करना है, पर आप सब तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब से तुम डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करो। शिप्रा खुश होकर बड़ी दादी को गले लगाती है। इतने में गुस्से वाले शिप्रा के माता पिता आ जाते हैं। शिप्रा चल अपने घर चल, तुझे औरतों से भरे ससुराल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, तुझे अब हम और परेशानी में नहीं देख सकते हैं। हाँ बेटा चल। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय पहले तूने ही तो कहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इन सब लोगों की सुननी पड़ती है। अब ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले मैं अपने ससुराल की औरतों को जानती नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है मेरे ससुराल में सिर्फ औरतें हैं। अगर आप जैसे दिमाग वाले मर्द होते तो मैं यहाँ भी कभी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बारे में नहीं सोच पाती। आपने तो मुझे मेरी पहचान बनाने नहीं दी, लेकिन यहाँ देखो, सबकी कुछ ना कुछ पहचान है, सब अपने पैरों पर खड़ी हैं। और आपने ही चूल्हा चौका करने के लिए भेजा था ना, देखो अब मैं यहाँ कैसे चूल्हा चौका करती हूँ। शिप्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता चले जाते हैं और शिप्रा अपने औरतों के घर ससुराल में खुश रहने लगती है और कुछ ही समय में डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद भी करती है। ये कहानी एक संदेश देती है कि औरतों से भरे ससुराल में संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से हर समस्या का हल निकल सकता है। पाखी, तुझे ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे लगता है ये मुझ पर काफी सूट करेगी और इसका कलर भी बहुत प्रीटी है। हाँ यार, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, पर ये तो 30,000 की है। इतनी मामूली ड्रेस, ब्रो आई कांट अफोर्ड। अरे यार, तू अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या हो गया, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना, मैं बहुत अमीर हूँ। और तुझे ये ड्रेस इतनी पसंद आई है, इसीलिए मेरी तरफ से ये ड्रेस तुझे गिफ्ट। श्वेता तू पागल है, मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती, और वैसे भी ये तुझे पसंद आई है तो तू ही रख ली। अरे पागल, मैं बोल रही हूँ ना, तो इस ड्रेस को रख ली। इसी की तरह दूसरे रंग की ड्रेस मैं ले लेती हूँ, हम दोनों पर एक जैसी हो जाएगी और सिमिलर भी नहीं लगेंगे, राइट? ओके। फिर श्वेता दोनों ड्रेस खरीद लेती है और एक ड्रेस पाखी को दे देती है। दरअसल श्वेता एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी और अपने करीबी खास लोगों से बहुत प्यार करती थी। उन्हीं में से पाखी भी एक थी। कुछ दिनों बाद वो एक लाउंज से दोस्तों के साथ कार में बैठकर आ रही थी कि रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। पास में मैकेनिक था जहां अजय नाम का लड़का काम करता था। पाखी सीटी बजाकर उसको अपनी तरफ बुलाती है। जरा कार को देखना, अचानक से बंद हो गई है। अजय चुपचाप उनकी कार का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। कुछ ही देर में कार स्टार्ट हो जाती है।
उसे काम करता देख श्वेता उसी में खो जाती है और फिर उसके फेस पर लगे काले निशान को अपने हाथ से साफ करने लगती है। मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे बता देती, मैं खुद साफ कर लेता। अब वो मैं पर तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने खुद साफ कर दिया। इंजन ऑयल लग रहा था। शुक्रिया मैडम। मेंशन नॉट। ये लो पैसे। ये आप क्या कर रही हैं? इतने सारे पैसे? इसके बस सिर्फ 400 रुपए हुए, 4000 नहीं। तुम्हारी टिप समझ के रख लो। नहीं मैडम, काम के ही पैसे लेता हूँ, थैंक यू। अरे श्वेता, तू भी क्या बात करने लग गई? चल ना, गाड़ी में बैठकर घर भी पहुंचना है। ऑल राइट। श्वेता गाड़ी में बैठकर भी सिर्फ अजय को ही निहार रही थी। शायद पहली नजर में गरीब अजय उसे ज्यादा अच्छा लग गया। रात भर वो उसी के बारे में सोचती रहती है और उसी रोड पर बार बार जाकर अजय से बात करने के लिए वो अपनी कार को खराब करके वहीं रोक देती है, जिससे अजय रोज उसकी गाड़ी को ठीक करने लगता है और एक दिन कहता है, मैडम जी, आपकी गाड़ी रोज ठीक होती है, फिर भी आप जानबूझकर ठीक करवाने के लिए यहाँ ले आती हो। आपके इरादे ठीक नहीं लगते। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। देखो, मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। मेरा नाम श्वेता है। अब मैं रोज बहाने से तुम्हारे पास नहीं आ सकती। ये आप क्या बोल रही हैं? आपकी गाड़ी और आपको देखकर लगता है आप किसी रईस खानदान की बेटी हैं। मैं मामूली सा एक गरीब मैकेनिक, हमारा साथ में कुछ हो ही नहीं सकता। जाइए, आप किसी अमीर लड़के से प्यार कीजिए, मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। और हाँ, इस गरीब का नाम अजय है। अजय, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, फिर भी मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। किसी ऐसे इंसान से क्यों शादी करना जिसको हम जानते नहीं हैं? ये तो मैंने भी देखा है। जब मैं तुम्हारे पास रोज आती हूँ तो तुम भी मुझे देखकर स्माइल करते थे। ठीक है श्वेता, एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं और मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं, लेकिन आपको बंगला नहीं दे सकता। मेरा छोटा झोपड़ी जैसा घर है, बूढ़े माँ बाप हैं, एक बहन है और घर मेरा गांव में है। आप कैसे रह पाएंगे वहाँ? शहर जैसी कोई सुविधा नहीं है। अजय, तुम मेरी टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे साथ प्यार में रहकर जिंदगी काट लूंगी और मैं अपने घर वालों को समझा भी लूंगी। तुम बस हाँ कर दो। ठीक है, शादी के बाद हम गांव चलेंगे। श्वेता अजय के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि अपने माता पिता से कह देती है, जिसे सुन वो कहते हैं, क्या? बिल्कुल नहीं श्वेता, वो लड़का बहुत गरीब है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने उसकी तरह की जिंदगी कभी नहीं जी है और जी भी नहीं पाओगी। श्वेता, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान हमारी है। क्या तुम ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार से होनी चाहिए, ना कि एक गरीब लड़के से। भूल जाओ उस कमबख्त को। नहीं, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। मैं खुद की खुशी के लिए ये फैसला ले रही हूँ और आप दोनों को समझाना चाहती हूँ कि सच्चा प्यार पैसों से नहीं मिलता। और अगर आपको इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ उसकी होने के लिए। श्वेता अपने माता पिता की बातों को अनसुना करती है और अजय से शादी करके गांव के गरीब गोबर ससुराल में पहुंच जाती है, जो कि पूरा घर गोबर से बना हुआ था और उसकी महक श्वेता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। छी, ये क्या है? कितनी बदबू आ रही है। या पूरा घर गोबर गोबर है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो एक ईंट का भी सहारा नहीं है। अजय, कितने गरीब लोग हो तुम। मैं जानता हूँ श्वेता, तुम्हारे लिए ये जगह आसान नहीं होगी, लेकिन ये मेरा घर है और यही मेरी दुनिया है। यहाँ अब से तुम्हें भी रहना है। तुमने शादी से पहले बोला था कि तुम रह लोगी। अजय, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे लगा था कि तुम्हारे पास एक ढंग की झोपड़ी होगी, लेकिन ये तो गोबर का ससुराल निकला। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं गरीब हूँ श्वेता। यह हमारी जिंदगी है, इसे बदलने का तो कोई रास्ता नहीं है। बहू देख, तुझे शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तू अच्छे से इस घर में रह पाए। तुझे बदबू आ रही है ना? रुक, मैं बाहर से खुशबू वाले फूल लाती हूँ, तेरे कमरे में रख देती हूँ, तो तुझे गोबर की इतनी बास नहीं आएगी। हाँ बहू, तू परेशान मत हो, और ऐसा हम रोज करेंगे। आपकी रोज करने से क्या होगा? घर के बाहर तो आपका गोबर का तबेला है, हर तरफ गोबर ही गोबर पड़ा है और गाय अभी गोबर कर रही है। अजय श्वेता को समझाकर कमरे में ले जाता है। गरीब माता पिता बाहर से खुशबू वाले फूल चुनकर बहू के कमरे में आसपास रख देते हैं, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही सास ससुर रोज उसके कमरे में खुशबू वाले ताजे ताजे फूल रख दिया करते थे। साथ ही वो गोबर के ससुराल में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन सास के गाय भैंस का दूध लेकर उबालती है, तो उसे देखकर भी छी, मुझे तो इस दूध में से भी बदबू आ रही है। चारों तरफ गोबर जो है, मैं तो इसका कुछ भी खाऊंगी पियूंगी नहीं। बहू तू चिंता मत कर, नहीं आएगी बदबू। बहुत अच्छा दूध होता है, एक बार पीकर देखना। अरे रुक,
गाय ने गोबर कर दिया, मैं जरा उपले बनाकर आती हूँ। कुसुम अपने हाथ से गोबर उठाकर बहू के सामने उपले बनाकर दीवार पर चिपका देती है और घर में कहीं से गोबर निकल जाता है या दरार होती है तो उसमें भी मिट्टी डालकर घर को गोबर से लीप देती है। ये देखकर श्वेता उल्टी कर देती है तो ससुर उसे पानी देता है। बहू तू ठीक तो है ना, ले पानी पी ले। पानी पी लो? मेरे माँ बाप सही बोल रहे थे, मुझे ऐसे गरीब जगह में नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ गोबर देखकर पागल हो गई हूँ, उल्टी आ रही है। घर को भी गोबर से लीप रखा है, मैं किसी को क्या कहूंगी कि मेरा गोबर का ससुराल है। अच्छा, तुझे गोबर से बहुत परेशानी हो रही है ना बहू, तो चिंता मत कर, हम सब लोग इतनी मेहनत करेंगे कि तेरे लिए इस घर को बनवाएंगे। व्हाटएवर। श्वेता घर में कोई काम नहीं करवाती थी, उल्टा अपने सास ससुर और पति को उल्टा जवाब देती थी। ससुराल वाले भी अच्छे दिल के थे तो वो गाय भैंस का दूध साइकिल लेकर दूर दूर तक बेचने जाते हैं, तो कभी पनीर घी बनाकर बेचते हैं और कुछ ही महीना में पैसे जमा करके कड़ी मेहनत से 2 कमरा रसोई बाथरूम बनवा देते हैं जिस पर पेंट हो जाता है। लेकिन इससे भी श्वेता को संतुष्टि नहीं होती और वो बदतमीजी ही करती है। एक दिन, ले बहू, आज मैंने तेरा पसंदीदा कड़ी चावल बनाया है, खाकर देख। ये देखते ही श्वेता थाली फेंक देती है। क्या खाऊं इस कड़ी चावल को? इसका टेस्ट मेरे घर जैसा थोड़ी ना होगा। अरे ना जाने इसमें क्या क्या मसाले डलते थे, और इसमें आप लोगों ने भले ही घर बनवा लिया हो लेकिन अभी भी हो ही गरीब, महल थोड़ी खड़ा कर लिया है मेरे मायके जैसा। अपनी माँ की बेइज्जती सुन अजय को गुस्सा आता है और वो श्वेता को एक थप्पड़ मार देता है। बस बहुत हो गया श्वेता, हमारी शादी को 7 महीने होने को आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है या मैं तुम्हें किडनैप करके इस गाँव में लेकर आया हूँ। तुम्हें सब कुछ पता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, गाँव में रहता हूँ, गोबर की झोपड़ी है, गाय भैंस पालता हूँ। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे शादी की। मेरे माता पिता ने तुम्हारे लिए गोबर की झोपड़ी को तोड़कर ये ईंटों का घर बनाया, पर तुम्हें उनका खून पसीना दिखाई नहीं देता, न प्यार, सिर्फ बंगला और पैसा दिखाई दे रहा है। मुझे माफ करो और इस घर से हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। यह सब सुन श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर के एक एक दीवार को देखती है और अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे आप सब माफ कर दीजिए जो मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। अजय, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है कि पैसों से बड़ी दौलत अपनों का प्यार होता है, जो मुझे आप सब ने दिया, और अब मुझे भी आपको मान सम्मान इज्जत देनी होगी और मैं अपनी बहू का फर्ज निभाऊंगी। इस तरह श्वेता अब अपने ससुराल वालों के साथ प्यार और समझदारी से रहने लगी। वो जान चुकी थी कि असली खुशी अपने रिश्तों और प्यार में होती है, न कि पैसों और स्थिति में।